नमस्कार। गोरी सोवे सेज पर सिर पर डाले केस, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केश, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। ये सुना होगा आपने। गोरी सोवे सेज पर अब मुख पर डाले केश, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। ये लाइन तब है जब अमीर खुसरो अपने गुरु अपने पीर निजामुद्दीन औलिया साहब के निधन पर दुखी हुए थे। यानी आत्मा अब विश्राम कर रही है, परमात्मा के गोद में चली गई है। अब ये दुनिया महफिल मेरे काम की नहीं, चल खुसरो घर आपने रैन भई। रात हो गई है, रात में लोग सो जाते हैं और कहते हैं उसके बाद देर नहीं लगा और अमीर खुसरो भी चले गए गुरु जी के पास। और निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह है, दिल्ली में ही है, यहीं उनकी भी कब्र बनाई गई। आज हम लोग अमीर खुसरो की बात करेंगे। अमीर खुसरो जिन्हें हिंद का तोता कहा जाता है, तूतिए हिंद, खुद कहते थे मैं हिंद का तोता हूं। अमीर खुसरो जिन्होंने हिंदी को जन्म दिया और हिंदवी नाम दिया। कमाल की बात है कि जब हिंदवी के लिए उन्होंने प्रयास किया, बादशाह ने कहा कि भाई इसको एक रूप दो ताकि मेरे भतीजे को, बच्चे को, लोगों को सिखा जा सके। उन्होंने लिखा खालिक बारी। आपने सुना होगा, 1 लाख ऊंट 1.25 लाख गारी, तेह पर लादी खालिक बारी। वो अमीर खुसरो जिन्होंने की हिंदी फारसी शब्दकोश पहली बार दिया, पहला शब्दकोश हिंदी का। आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। उनकी पहेलियां, उनकी मुकरियां लोगों की जुबान पर आज भी हैं। चलते हैं हम लोग अमीर खुसरो की ओर। अमीर खुसरो आपके पाठ्यक्रम में जो इकाई 5 है, इकाई 5, उसमें अमीर खुसरो की पहेलियां हैं और मुकरियां हैं। और भी लिखा है इन्होंने, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में यही है। हिंदी साहित्य के इतिहास के दृष्टिकोण से ये सारी बातें आपको जाननी है। और आपको बताएं, एक बात को ध्यान में रखिए, इग्नोर मत करिएगा। आयोग बड़ा कलाकार होता है, एक जगह पे लिखेगा पहेलियां मुकरियां, एक जगह हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखेगा कि अमीर खुसरो विद्यापति के साथ आपको पढ़ने हैं। तो जब इतिहास की बात करते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो उनका जो कैनवास है बहुत बड़ा है। खैर, हम लोग अमीर खुसरो को शुरू करते हैं। पहला सवाल तो ये आता है कि अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था, और कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है। यहीं से बात शुरू करते हैं। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था आज का जो एटा जिला है, एटा कहां पर है, उत्तर प्रदेश, और गांव का नाम था पटियाली, पटियाली गांव। अब इनके पूर्वज आए थे बाहर से, यानी कि भारतीय मूल के नहीं थे। कहां से आए थे, बाहर से आए थे, ईरान की तरफ से। तो जाहिर सी बात है इनका नाम भी कुछ और रहा होगा। तो कभी कभी परीक्षा में आ जाता है इनका मूल नाम क्या है। चलिए हम बता ही देते हैं आपको। मूल नाम, मूल नाम है अबुल हसन यमीनुद्दीन। अबुल हसन यमीनुद्दीन। इनके पिताजी, पिताजी सैनिक थे।
और इन्होंने शादी यहाँ की थी हिंदुस्तान में। इनकी माता थी हिंदू राजपूतानी। पिताजी का नाम था सैफुद्दीन महमूद। सैफुद्दीन और कहा जाता है ये लाचीनी सैनिक थे। और इनकी जो माँ थी वो राजपूत वंश की थी और इनका नाम कहा जाता है दौलत नाज। दौलत नाज। राजा कौन थे? गुलाम वंश के राजा बलबन। बलबन के रक्षा मंत्री इमादुल मुल्क इनकी बेटी थी दौलत नाज। और दौलत नाज की शादी हुई सैफुद्दीन महमूद से। अमीर खुसरो का जन्म हुआ। अमीर खुसरो के जो गुरु थे आप कहते हैं निजामुद्दीन औलिया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक गुरु आप कहते हैं इनको पीर। निजामुद्दीन औलिया। औलिया साहब खुसरो को एक खास नाम से बुलाते थे। खुसरो को कहते तुर्क अल्लाह कहते थे। तुर्क अल्लाह। अल्लाह का तुर्क। तुर्क अल्लाह कहते थे। बहुत बड़ी पदवी थी। जब गुरु शिष्य को प्रेम करता है तो अपने से ऊंचे स्थान पर देखना चाहता है। अल्लाह का तुर्क यानी कि मानो खुदा का बंदा हो, बहुत प्यारा हो उसका। बचपन में इनके गुरु जी थे जिनका नाम था जहां तक मुझे याद आता है ख्वाजा सादीन कतात। और उनको अक्षर लिखने का अभ्यास करते थे। जैसे आप क ख ग घ पढ़ते हो हिंदी में, उर्दू में अलिफ बे पे ते शे शीन इत्यादि, तो सुलेख का अभ्यास किया करते थे। लेकिन इनका मन लगता नहीं था। शेर व शायरी में ज्यादा मन लगता था, पढ़ाई मन लगता नहीं था। तो थोड़ा बच्चे होते हैं ना कभी कभी मनमर्जी टाइप का करते हैं। लेकिन आगे चल करके इन्होंने एक एक करके कहते हैं कि 11 सुल्तानों को देखा। 11 सुल्तान इनकी आंखों के सामने से आए गए। इतिहास में कभी कभी सवाल आता है कि कौन विद्वान थे जिन्होंने 11 सुल्तानों का शासन देखा। तो अमीर खुसरो और इनके गुरु जी निजामुद्दीन औलिया। तो एक उपाधि इनकी हो गई तुर्कल्लाह। दूसरी उपाधि अमीर। अमीर कौन कहता था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अमीर, मन का अमीर। वैसे भी जो राजा लोग होते हैं उनके मंत्री, उनके राजकवि, उनके पुरोहित सब मंत्री जैसे ही होते हैं। भाई सांस्कृतिक मंत्रालय किसी को मिला हो, रक्षा मंत्रालय मिला हो, तो पैसा सबको बराबर मिलता है, सुविधाएं बराबर मिलती हैं। तो उस नजर से भी अमीर उमरा वर्ग होता था, धनियों में गिनती होती थी। तो सॉरी, इनका नाम, इसमें एक संशोधन है देखिए। जलालुद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी जो है ना इनके भतीजे थे, सॉरी, जलालुद्दीन खिलजी। ऐसे ही एक राजा थे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन बड़ा प्रेम करते थे अमीर खुसरो से। गयासुद्दीन ने कहा कि हमारे बेटे को शिक्षा हिंदवी की मिलनी चाहिए, तुम एक शब्दकोश लिखो। इन्होंने लिखा खलिक बारी। खलिक बारी। हिंदी
फारसी शब्दकोश, यही हिंदी जो आगे चल करके हिंदवी के नाम से आप जानते हैं। खैर, खलिक बारी लिखा इन्होंने, और ये खलिक बारी इतना प्रचार किया गया इसको, कभी कभी आपकी परीक्षा में आ जाता है कि इसकी रचना क्यों की गई खलिक बारी। तो गयासुद्दीन के बेटे को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, तो एक लाइन चल पड़ी, 1,00,000 ऊंट, 1,25,00,000 गारी, तेहि पर लादी खालिक बारी, तेहि पर लादी खालिक बारी। खालिक बारी की प्रतियां 1,00,000 ऊंट और 1,25,00,000 गाड़ी पर लादी गई और बांटी गई, इतना उसका क्रेज था। अमीर खुसरो को इनकी इसी योगदान की वजह से, जो उन्होंने हिंदवी के विषय में बताया, उन्हें कहा जाता है हिंदवी का जनक। हिंदवी का मतलब हिंदुस्तान की मिली जुली जुबान, हिंदुस्तान की मिली जुली जुबान, मिली जुली जुबान। मिली जुली का मतलब क्या है? इसमें अरबी के भी शब्द होंगे, फारसी के भी शब्द होंगे, तुर्की के भी शब्द होंगे, खड़ी बोली के भी शब्द होंगे, अपभ्रंश भी होगा। तो एक मिली जुली जबान थी, ठीक है, जिसमें आमजन की भाषा। तो ये जो हिंदवी थी, अगर इसको हम आज की हिंदी से जोड़कर देखें, इसको हम खड़ी बोली के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो इनको कहा जाता है हिंदवी का जनक, खड़ी बोली का पहला कवि, और हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रतिनिधि कवि। प्रतिनिधि कवि, हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रतिनिधि कवि, या हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृत का प्रतिनिधि कवि। क्योंकि इसके पहले राजा लोग लड़ाई करते थे, बड़ा द्वंद्व की स्थिति थी, कोई एक ऐसा कैनवास नहीं था जहां पे आप दोनों के विचार देख सके। इनके ऊपर जहां भारतीय पद्धति का प्रभाव था, तो सूफियाना लहजा भी इनमें था, तो जाहिर सी बात है दोनों का कॉम्बिनेशन था इसमें। तो आदिकाल के कवि होकर भी अमीर खुसरो ने अपनी कविता के भाषा के रूप में खड़ी बोली को अपनाया, इसलिए ये खड़ी बोली के पहले कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली के पहले कवि। तो इनकी उपाधियों की एक चर्चा हम करें तो क्रम से आप देख सकते हैं। इनको हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है, खड़ी बोली के पहले कवि बोले जाते हैं। कुछ लोगों ने इनको कवियों का राजकुमार भी कहा, कवियों का राजकुमार। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद नाम था, उन्होंने लिखा था, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, कवियों का राजकुमार। राम कुमार वर्मा की एक किताब है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उसमें लिखते हैं अवधि का प्रथम कवि
खुसरो को अवधि का प्रथम कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा। पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसके बाद अगर विचार किया जाए इनकी रचनाएं, तो बहुत समय तक इनकी रचनाएं प्राप्त नहीं हुई। आगे चल करके एक सज्जन थे मौलाना रशीद अहमद, जिन्होंने इनकी रचनाओं का कलेक्शन प्रकाशित कराया जवाहर खुसरवी नाम से। फिर ब्रजरत्न दास ने खुसरो की हिंदी कविता नाम से कलेक्शन निकाला। तो थोड़ा सा हम इसके विषय में बात कर लेते हैं। लेकिन इसके विषय में बात करने के पहले कभी कभी परीक्षा में आ जाता है कि किसने आश्रय दिया था इनको, यानी कि आश्रयदाता कौन थे। खुसरो के आश्रयदाता यानी राजाओं की बात करते हैं तो जो बड़े नाम है, वैसे 11 नाम है, लेकिन कुछ छोटे छोटे नाम भी थे जो राजा आए महीने भर बाद वो टें बोल गए। इनमें से कुछ नाम हम लोग ले लेते हैं, जैसे किशली खां। एक नाम था किशली खां। किशली खां कौन था? किशली खां जो गयासुद्दीन बलबन था, गयासुद्दीन बलबन उसका भतीजा था, और ये पहला आश्रयदाता था इनका। दूसरा आश्रयदाता थे बलबन का छोटा बेटा बुगरा खां। बुगरा खां बलबन का छोटा बेटा। 3-4 नाम इसे बता देते हैं आपको, बाई द वे जान लेना चाहिए। तो इसके बाद खुसरो जो है बलबन के बड़े बेटे सुल्तान महमूद के साथ जो है मुल्तान चले गए। और उसके बाद आगे देखते हैं, एक थे अमीर अली सरजादार, इनके साथ अवध चले आए। तीसरे अमीर अली सरजादार, और इन्हीं के साथ अवध चले आए। और आपको पता है कि अवधी भाषा में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। इनकी पहेलियां मुकरियां आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ऐसे देखें तो जलालुद्दीन खिलजी, जिन्होंने की अमीर की उपाधि दी, जलालुद्दीन खिलजी। फिर अलाउद्दीन ने जो है मार करके गद्दी बैठ गया। आपको ख्याल होगा हुनूज दिल्ली दूरस्त, जब जलालुद्दीन खिलजी का समय था, और यही तो प्रसंग है। दूसरा प्रसंग है वो, ठीक है, उसको अलग बता देंगे आपको। तो अलाउद्दीन खिलजी उसके बाद राजा बना चाचा की हत्या करके, तो उसने भी मीर खुसरो को बहुत सम्मान दिया। लास्ट में देखा जाए तो गयासुद्दीन तुगलक अंतिम आश्रयदाता था। अंतिम आश्रयदाता। इनकी एक किताब है तुगलकनामा, इसमें इसकी चर्चा की है। तुगलकनामा, एक मिनट,
तुगलक नामा, इसमें जो है इन्हीं की चर्चा है। गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक नामा जो है। तो ये चीज है। लास्ट में क्या है, मैंने एक के बाद एक 11 सुल्तानों का शासन देखा, और जब गुरु जी की मृत्यु हो गई तो बड़े दुखी हो गए, और गुरु की यानी औलिया की मृत्यु पर, औलिया की मृत्यु जब हुई तो उनके कब्र पर गए और रोने लगे, और एक पद बोले। अब पद बड़ा फेमस है, हम लोग बात वहीं शुरू किए थे। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केश, चल खुसरो घर आपने, रैन भी चहुदेश। ये भी लिख लो ऐसे अपभ्रंश भाषा में। तो यहां पर गोरी कौन है, यह है आत्मा। गोरी सोवे सेज पर, सिर मुख पर डाले केस, केस यानी ये है, ऐसे लिखेंगे इसको, बाल। आपने देखा होगा ना अपरिचित फिल्म, जिसमें साउथ के स्टार विक्रम अपरिचित बन करके परेशान करते हैं, तो सिर पर केश, केश यानी कि बाल। जल्दबाजी का नाम शैतान का होता है, आपको पता है। तो ठीक है, तो इसमें अगर कहें कौन सा अलंकार है, इसमें है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति कहां होता है, जहां पर किसी बात को प्रत्यक्ष रूप से जब नहीं कह पाते हैं तो अप्रस्तुत विधान के माध्यम से कहते हैं। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यह भी अन्योक्ति है। हालांकि उसमें उपमा अलंकार है, अन्योक्ति यानी कि सॉरी, अन्योक्ति अप्रस्तुत विधान वाली बात है, सॉरी। तो यहां पर जो है जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मध नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बधो आगे कौन हवाल। तो बिहारी जी का दोहा है। अली यानी भौरा, राजा के लिए कहा गया। कली यानी रानी के लिए कहा गया है, फूल की कली, और राज्य को बगीचा कहा गया। ऐसे यहां पर वही प्रतीकात्मक है, अन्योक्त अलंकार है। तो अब हम लोगों ने बात किया, इनकी उपाधियों की बात किया, इनके जीवन की साधारण से बात किया, और इनके गुरु की बात की, और गुरु का निधन हो गया। अच्छा, एक प्रसंग हम बता रहे थे जिसमें हुनूज दिल्ली दूरस्थ है। तो गयासुद्दीन जो अंतिम शासक थे इनके माने आश्रयदाता, कहते हैं कि गयासुद्दीन का भतीजा था मोहम्मद बिन तुगलक। तो एक बार गयासुद्दीन साउथ में गए, दक्षिण भारत में, और दो तरह के राजा माने फकीर होते हैं, साधु होते हैं। एक राजाओं से नजदीकी बनाते हैं फायदे के लिए, वाह वाह करते, और कुछ ऐसे होते हैं जो भगवान के अलावा किसी को नहीं मानते। तो गयासुद्दीन के समय में भी ऐसे लोग थे। कुछ फकीर या मौलवी साहब ऐसे थे जो कि राजाओं से फायदा लेना चाहते थे, लेकिन ये बड़े एंटी रहते थे। भाई सही बात बताना है, खरी खरी बात, कबीर की तरह, औलिया साहब। तो गयासुद्दीन तुगलक ने एक चिट्ठी भेजी, मैसेज भेजा, भाई दिल्ली आने के पहले तुम दिल्ली छोड़ देना। तो उन्होंने कहा हुनूज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली बहुत दूर है। और गयासपुर नामक जगह पर एक बहुत बड़ा मंडप था लकड़ी का, वहां पर स्वागत करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने मंडप बनवाया था। जैसे ही हाथी चढ़ा, हाथी पर बैठा था गयासुद्दीन, जैसे हाथी पर बैठा, हाथी जो है उसके दबाव से मंडप गिर गया और मर गया। कहते हैं उनकी बात सही हो गई थी। ये बड़ा फेमस है, सिद्ध पुरुष थे। तो लगभग समझो 27 सितंबर 1325 ये इनका मृत्यु का समय है। तो इनकी अगर जन्म मृत्यु की बात करें तो 1255 में इनका जन्म हुआ था, और 1325 में इनका निधन, ईस्वी निधन, सितंबर के महीने में निधन हो गया था। ठीक है, चलो।
तो कभी कभी पूछ लेते हैं इनकी कब्र कहाँ बनी थी, हालांकि ये तो इतिहास का सवाल है। दिल्ली। तो औलिया साहब जो थे, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन की जो कब्र है उसकी कब्र के बगल में, ठीक है, कब्र की बगल में। और कहते हैं कि आगे चल करके सन 1650 में, 1650 ईस्वी में ताहिरा बेगम, एक मैडम जी का नाम था ताहिरा बेगम, इन्होंने इनका मकबरा बनवाया। जैसे हम लोग हिंदू परंपरा में समाधि बनाते हैं, रिस्पेक्ट करते मंदिर बना देते हैं, तो ऐसे हो जाता है। एनीवे, ये चीज हुई। अब हम लोग इसमें एक बार चर्चा और आ गई थी कि इनका उपनाम क्या था। इनका उपनाम, जैसे हम अशोक सिंह के साथ सत्यवीर लिखते हैं, तो साहित्यिक उपनाम, तो बचपन में इनके गुरुजी ने एक नाम दिया था, और ये आगे चल करके कुछ रचनाओं में इनका, जैसे एक तोहफ तो शीघ्र करके फारसी गजलों का संग्रह है, इसमें सुल्तान नाम से लिखा करते थे, सुल्तान, ठीक है। और ये भारत को धरती का स्वर्ग कहा करते थे। कहा जाता है इनकी खास बात, महान संगीतकार थे, और ख्याल और तराना और कव्वाली इन्हीं की देन है। संगीतकार, ख्याल, तराना और कव्वाली, ठीक है। खुसरो की ही, मैंने इन्हीं की देन है। ख्याल तराना, इसका आविष्कार किया इन्होंने। आविष्कारक, ठीक है। तो ये बात हुई। तो बचपन में इनके जो एक गुरु भी कह सकते हैं, ख्वाजा अजीज, इन्होंने इनको एक रुबाई से प्रसन्न होकर के सुल्तान नाम दिया था। अब इनकी एक गजलों का संग्रह है, तोहफ्तु सिग्र, ये सा है सा, तोहफ्त सिग्र, इसमें इन्होंने उपनाम क्या रखा, सुल्तान रखा। तो ये हो गया। अब ईरान के लोगों ने इनको क्या कहा, तूतिए हिंद। हिंद यानी हिंदुस्तान, हिंद का तोता। और स्वयं इन्होंने भी लिखा है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, चमन तूतिये हिंदुम अरडास्त पुरुषी, जे मन हिंदुई पुंसम तानाज गोयम। मतलब ये इस तरह का। अब इनकी कुछ रचनाएं हम देख लेते हैं पुस्तकों के रूप में, फिर इनकी जो पहेलियां मुकरियां हैं इनको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फिर एक बार रिपीट कर लेंगे इन चीजों को। इनके ग्रंथ, तीन के ग्रंथों में देखो, कविता भी है और गद्य भी है और हिंदी रचनाएं भी हैं। इसमें 5 फारसी संग्रह हैं, एक एक करके हम समझते हैं। पहला, फारसी काव्य संग्रह, इनकी संख्या है 5। दूसरा, मसनवियां हैं, मसनवियां हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8, नियर अबाउट 7 से 8, तो मुझे पता है 7 के आसपास। तीसरा, इनकी कुछ जो है गद्य रचनाएं हैं, गद्य रचनाएं, और इनकी संख्या भी वैसे मेरी सूची में 4 के आसपास। और इसके बाद हम लोग लेते हैं हिंदी रचनाएं, हिंदी में ग्रंथ। तो अगर हम फारसी ग्रंथों की बात करते हैं
तो चलो एक एक नाम ले लेते हैं। पहला नाम है तोहफतु शीघ्र। ठीक है, थोड़ा सा साफ कर दें, कहो गुरुजी ऐसे पढ़ा रहे हैं तो गुरुजी ठीक ठाक पढ़ाएंगे भाई। तोहफतु शीघ्र, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे बचपन का उपहार। 1271 में किताब छपी थी और इसको हिंदी में कहेंगे बचपन का उपहार। ये फारसी गजल संग्रह है, इसी में इनका उपनाम सुल्तान मिलता है। ठीक है, दूसरी किताब इनकी है वस्तुल हयात। वस्तुल हयात, और ये 1279, और इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे जीवन का मध्य। जीवन का मध्य। और इसको समझने के लिए ख्याल करिए, हिंदी में एक निबंध है आपका और जिसका नाम है उत्तरा फाल्गुनी के आस पास। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, ये कुबेरनाथ राय जी का निबंध है। ठीक है, इसमें यही भाव है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। कहते हैं कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जो है विष्णु जी क्षीर सागर में सो जाते हैं, वही जुलाई अगस्त के आसपास, और नवंबर में आकर के जो काश वो फूलने लगते हैं ना, बुढ़ापा की निशानी। तो फूले काश शरद ऋतु छाई, जनु बरखा ऋतु प्रगट बुढ़ाई, यानी मानो कि बरसात की समाप्ति हो गई। तो उसमें उत्तरा फाल्गुनी, तो जिंदगी में उत्तरा फाल्गुनी 38-39 साल पे लग जाती है, तो जिंदगी के बीज का टाइम है। तो ये निबंध आपको ख्याल होगा, हमने आपको बता दिया जीवन का मध्य का भाव क्या है। भाई जवानी आती है, फिर बुढ़ापा भी आता है। हो सकता है आपका ना वैसे सिद्धि मिल जाए आपको, लेकिन आता है। कहाँ गया भाई, चलो मिटा देते हैं इनको भाई। फूले काश शरद ऋतु छाई, जनु बरखा ऋतु प्रगट बुढ़ाई, फूले का। चलो अब तीसरी किताब। तीसरी किताब इनकी है गुर्रतुल कमाल। गुर्रतुल कमाल। अब हम थोड़ा सा गति पर आते हैं। अगला है बकिया नकिया। बकिया नकिया पांचवा। अगला है निहायतु कमाल। निहायतुल कमाल। ते इनके फारसी की काव्य रचनाएं हैं ना, हम लोग पढ़ेंगे पूरा कोर्स में तो बाकायदा वहां पर देखेंगे इनके। आप जानो की परीक्षा में आता है, हमको तो सब ये याद है कि किस किस में क्या क्या है। आगे देखते हो मसनवियां, इनको अगले पेज पे हम लोग पढ़ते हैं। मसनवियां, जो मसनवियों की बात करते हैं तो मसनवी में एक शैली होती है। मसनवी आपने सुना होगा, मसनवी जिसमें कि सबसे पहले आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर की पूजा, फिर मोहम्मद साहब की करते हैं, फिर उनके 4 साथी थे उनका करते हैं, फिर
शाहे वक्त, यानी जो वक्त का राजा होता है उसकी चर्चा करते हैं। जैसे हम लोग मंगलाचरण पढ़ते हैं, भारत भारती आप खोलिए, उसमें शुरुआत में मिलेगा, मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। यानी कि रचना बहुत अच्छी हो, ईश्वर से आशीर्वाद लेते हैं उसके लिए। तो मसनवी शैली में भी ऐसे होता है कि शुरुआत में ऐसे लिखते हैं। जैसे पद्मावत है, मसनवी शैली में है, जायती जी की जो रचना है। ठीक है, तो मसनवियों की बात करते हैं, कुछ रचनाओं को ले लेते हैं हम। जैसे मिफ्ताहुल फुतूह, मिफ्ताहुल फुतूह। दूसरा नूह शिपहर या सिपेहर कह लो। इसके बाद जो है तुगलकनामा, तीसरा। तुगलक नामा, देवल रानी खिज्र खां। आगे देख लेते हैं अस्पानामा, सीरी खुसरो, सीरी खुसरो, मतला उल अनवार, ऐसे करके मतलब और भी रचनाएं हैं। हमने आपको 6 बता दिया। इसमें जो नूह शिपेहर है उसमें जो है भारतीय बोलियों की चर्चा है, ये परीक्षा में आता है। और ये जो देवल रानी खिज्र खां है, कहते हैं कि देवगिरी के जो राजा थे उनको हरा करके उनकी रानी को किडनैप कर लिया इन्होंने, और फिर इनका प्रेम हो गया अलाउद्दीन के बेटे खिज्र खां से। ये कहानी इसमें है, ठीक, देवल रानी खिज्र खां में है, ये भी पोएट्री में आता है। ठीक है, तो 1289, 1289, आगे है 1290, 1290। और हम लोग बात कर लेते हैं किसका, बात कर लेते हैं तुगलकनामा 1320, 1320 और छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर गद्य रचनाओं की बात करते हैं, तीसरा गद्य रचनाएं, इसमें सबसे फेमस इनका है खजानुल फुतूह, खजानुल। और भी रचनाएं हैं, जैसे एजाज खुसरवी है, अफजलुल फवायद है, किस्सा चहार दरवेश है, किस्साए चहार दरवेश, ऐसे करके। तो ये गद्य में और भी रचनाएं हैं, लेकिन हम इतनी चर्चा करेंगे। अच्छा, इनका हस्तलिखित कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है। एनीवे, अब हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी रचनाओं की जब बात करेंगे, हिंदी रचनाएं, तो उसमें आप समझो मिक्स गजलें वगैरह मिलती हैं। हम लोग अंतिम चरण में एक ये भी बता दें, चर्चा कर दें, नहीं तो आप कहोगे सर जी इशारा करके भाग गए। देखो, जैसे 2 कलेक्शन इनका है, एक तो जवाहरे खुसरवी है, और ये प्रकाशित हुआ 1918 में, 1918 में। मौलाना रशीद, मौलाना रशीद अहमद सलाम अलीगढ़ से प्रकाशित करवाए थे। और दूसरा कलेक्शन आता है इनका जो है 1922 में, ब्रजरत्न दास खुसरो की हिंदी कविता नाम से। खुसरो की हिंदी कविता नाम से 1922
22 ब्रज रत्न दास, काशी नागरी प्रचारिणी सभा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब नंबर आता है कि खालिक बारी, हम बता चुके थे खालिक बारी शब्दकोश, हिंदी फारसी शब्दकोश, और नियर अबाउट 100 रचनाएं इनकी, सब पुस्तकों का नाम आता है, सब उपलब्ध नहीं है। और एक और इसमें चर्चा है, फिर उसको बताइए दिया आपको, जो खालिक बारी है पहले, खालिक बारी हिंदी फारसी शब्दकोश, ये कंप्लीट नहीं थी। ये पुस्तक जो है 1622 में जियाउद्दीन खुसरो ने पूरा किया। 1622 में जियाउद्दीन खुसरो पूरा किया, और ये थे ग्वालियर के। ठीक है, ये अब हम लोग सीधे आते हैं पहेली और मुकरी की चर्चा करते हैं अब अंतिम चरण में। हिंदी में जो लिखा इन्होंने, पहेलियां मुकरियां दो सुखन। ठीक है, दो सुखन ढकोसले 1 2 3 4, और तुकबंदी भी है, और इसके साथ साथ जो है मुकरी पहेली खुसरो निस्बत, सॉरी हम या बोल रहे थे निस्बतें, निस्बत। तो इसमें हम दो की चर्चा करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में है पहेली। तो पहेली क्या होता है? पहेली को संस्कृत में कहते हैं प्रहेलिका। एक मिनट, प्रहेलिका। प्रहेलिका का मतलब यह है कि आप जो कुछ पूछो और आदमी अपने दैनिक अनुभव के आधार पर उसका उत्तर देता है। तो ये दो तरह की होती है, एक होता अंतरलापिका, अंतरलापिका यानी बूझ पहेली, बूझ पहेली। दूसरा है बहिर्लापिका, बहिर्लापिका बिन बूझ पहेली। एक मिनट, बहिर्लापिका बिन बूझ पहेली। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है? इसमें आपको संकेत दिया रहता है, जैसे खड़ा भी लोटा, खड़ा भी लोटा,
पड़ा भी लोटा। ठीक है। और है बैठा, है बैठा पर कहे हैं लोटा। अब कौन सी पहेली है? खड़ा भी लोटा, पड़ा भी लोटा, है बैठा पर कहे हैं लोटा, खुसरो कहे समझ का टोटा। तो लोटा ही है जो लोट रहा है, लेकिन हालांकि वो खड़ा है लेकिन हम कहते लोटा है, कहीं पड़ा है फिर भी कहते लोटा है, और है बैठा फिर भी कहते हैं लोटा। तो ये उसका जवाब क्या हुआ? लोटा। तो जो बूझ पहेली होती है उसमें उसका उत्तर वहीं पर दिया रहता है। और देखो जैसे कहते हैं, सावन भादों बहुत चलत है, माघ पूस में थोड़ी, अमीर खुसरो यूं कहें तो बूझ पहेली मोरी। तो मोरी माने नाली होता है, और ये जो है माघ पूस में थोड़ी चलती है, और सावन भादों में जब बारिश होती है नाली खूब बहती है। तो यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा मोरी। हम लोग आते हैं बिन बूझ पहेली में। बिन बूझ पहेली बहिर्लापिका। इसमें क्या है? उत्तर जो है आपका ढूंढना पड़ेगा। उसमें एक बहुत फेमस है, एक थाल मोती से भरा, मोती से भरा, सबके सिर पर औंधे धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे, मोती उससे एक न गिरे। अब इसका उत्तर क्या है भाई? एक थाल मोती से भरा, ऐसे उल्टा, इसमें बिंदी, सबके सिर पर औंधे धरा, चारों ओर वह थाल फिर, जहां जाओ वहां चलता है। तो असल में ये क्या है? आकाश है। ये है आपकी बहिर्लापिका। एक मिनट, इसका उत्तर हो जाएगा आकाश। आकाश। ठीक है, तो ऐसे होता है। और ऐसे बोल दे रहे हैं आपको, अर्थ जो इसका बूझेगा मुंह देखो तो सूझेगा। मुंह देखते हैं अपना, किस में देखते हैं? दर्पण में, तो इसका अर्थ होगा दर्पण। मुंह देखना, जब मुंह अपना मुंह कैसे देखते हैं? दर्पण से, तभी इसका अर्थ समझ में दर्पण है। हाथ में लीजिए देखा कीजिए, हाथ में ले क्या है अपना देखेंगे? दर्पण। ऐसे श्याम बरन की है एक नारी, माथे ऊपर लागे प्यारी, जो मानुष इस अर्थ को खोले वह कुत्ते की बोली बोले। कुत्ते की बोली क्या होती? भाव। ये भाव होती आंख के ऊपर। गोरी सुंदर पातली केसर वाले रंग, केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। तो 12 महीने होते हैं, जेठ यानी गर्मी, उसी में अरहर पकती है। इसका उत्तर हो गया अरहर। ऐसे और बता दें आपको, आना जाना उसका भाई, और जिस घर जाए लकड़ी खाए, यानी आरी। झिलमिल का कुंवर रतन की क्यारी, बताओ तो बताओ नहीं तो दूंगी गारी। ऐसे तो इस तरह से और है, जब आप लोग क्लास में ढेर सारा पढ़ते हैं, यहां तो बता ही रहे हैं आपको। फिर पहेलियां आती हैं, जो है कह मुकरियां, कहाँ गया देश, मुकरियां, मुकरी, मुकरियां। अब मुकरियां यानी पहेली नुमा गीत, पहेली नुमा गीत कि पूछते हैं और गे भी होता है, और उसका रिजल्ट लास्ट में मुकर जाना है। जैसे उदाहरण लेते हैं, कहकर मुकर जाना मतलब जैसे बेर बेर सोवतें जगावे, ना जागूं तो काटे खावे।
बेर सोवतहि जगावे, न जागूं तो काटे खावे। आगे कहते हैं, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, तो ऐ सखी साजन ना सखी मक्खी। ऐ सखी साजन ना सखी मक्खी, यानी कि बार बार जो है सोते हुए जगा देता है, और ना जागूं तो काट खाता है। तो व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ये सखी साजन, वो साजन है, मक्खी नहीं है। तो कह करके मुकर जाना, लक्षण किसी और चीज को, लेकिन है क्या, साजन। तो सब में ऐसे कहते हैं सखी साजन, जैसे सारी रैन मोरे संग जागा, पूरी रात मेरे साथ जागता है। अब भोर भये तब बिछुड़न लगा, सुबह हुई तो दूर जाने लगा। तो वाके बिछुड़त फाटे हिया, ऐ सखी साजन ना सखी दिया। दीपक भी सब बुझ जाता है, लेकिन वो साजन के लिए कह रही है। तो इस प्रकार से जो है ये मुकरी हो गई। तो हमने एक प्रकार से प्रयास किया कि आपको बता दें, ब्रीफ में अगर रिपीट करें तो देखें, जैसे निस्बत है, निस्बत माने एक जैसे, जैसे कपड़े और पाट में क्या निस्बत है, कपड़े और नदी में समानता, पाट नदी का किनारा, और कपड़े का भी पार्ट होता है। और देखो, ठीक है, ऐसे सुखन, सुखन फारसी भाषा का शब्द है कथन, दो कथनों का एक ही उत्तर। दीवार क्यों टूटी, राह क्यों लूटी, क्योंकि राज न था। घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, क्योंकि फेरा न था। ऐसे ढकोसले होते हैं, ढकोसले इसका कोई मतलब नहीं होता। अमीर खुसरो कहीं जा रहे थे और कुछ महिलाएं वहां पानी भर रही थी, उनको प्यास लगी, तो बोले भाई पानी पिला दो। तो कहा आपका नाम, का भाई अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो, तो भाई एक गाना सुना दो, कविता। कहीं कौन सुनाए, एक बोली ढोल पर, एक बोली खीर पर, एक बोली चरखे पर, एक बोली कुत्ते पर, चारों पे सुनाओ। तो उन्होंने ढकोसला बना दिया, जिसको कोई मतलब नहीं, आडंबर या पाखंड बोलते हैं ढकोसले को। तो बोले कि खीर बनाई जतन से, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तो बैठी ढोल बजा। तो इस प्रकार से पानी पी लिए वो। भैंस चढ़ी बबूल पर और लप लप गूलर खाए, दुम उठा के देखा, तो पूर्णमासी के 3 दिन। अब बड़ा कुछ बात बनी, कोई बात नहीं बनी। खीर हो गया ना, पीपल पकी पपेलियां, झड़झड़ पड़े हैं बेर, और सर में लगा खटाक से, वारी तेरी मिठास। तो बेतुकी बातें। यहां पर हम लोग जो है अमीर खुसरो की बातें हो जाती हैं पूरी। अगर हम रिपीट करें हल्का सा तो दिखाते हैं। यहां पे मैंने बात किया मुकरियां कह मुकरियों की, पीछे बात हुई इनकी पहेलियां मुकरियां, दो सुखन ठकोसरे निस्बत। और पीछे आते हैं, यहाँ पे खालिक बारी की चर्चा करते हैं, जो हिंदी फारसी शब्दकोश था, और एक लख ऊट सवार लख गारी तेह पर लादी खालिक बारी। 1622 में ग्वालियर के जियाउद्दीन खुसरो ने इसको पूरा किया था। ठीक, गद्य रचना में 2 बताए, खजानुल फुतूह और किस्सा है चार दरवेश। मसनवियां यहाँ पे देखो 6 बताए हैं। मिफ्ताहुल फुतूह, मिफ्ताहुल फुतूह है नो सिपेहर, जिसमें कि भारतीय बोलियों की चर्चा है। ठीक है, और देखो इसमें हम चर्चा करते हैं ग्रंथ इनके, इसमें 5 ग्रंथों की चर्चा, जो गजलें हैं इनकी फारसी। तोहफा तो शीघ्र, इसमें बचपन का उपहार, इनके जो है नाम था सुल्तान। बस्तुल हयात, गुरुतुल कमाल, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अब आगे देख पीछे, इसमें साहित्यिक उपनाम सुल्तान इनका। ठीक है, और म्यूजिक के शौकीन थे, संगीत के, ख्याल, तराना और कव्वाली इन्होंने दिया था। इनके गुरु का इसमें जिक्र है। तो इस तरह से अगर हम लोग बढ़ते जाते हैं तो आगे शुरुआत में हम लोग फिर से आप सबको
बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग साथ बने रहे। अब आप लोग बैच ज्वाइन करें और पढ़ें। आशा है कि आपको यह प्रयास अच्छा लगा होगा। हम लोग अगले भाग में फिर मिलते हैं और तब तक के लिए यहाँ पर विराम लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। नमस्कार, जय हिंद।